तो हम बात कर रहे थे लाइटनिंग कंडक्टर की। तो हमने लाइटनिंग को पढ़ लिया था और लाइटनिंग के जो सेफ्टी रूल्स थे उसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो उसमें नेक्स्ट जो सेफ्टी रूल था, सेफ्टी प्रिकॉशंस थी, तो उसमें वो एक था लाइटनिंग कंडक्टर। क्या था? लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये हमारा रह गया था, तो इसको अभी हमें कवर करना है कि जब लाइटनिंग होती है तो जो बड़ी-बड़ी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनको लाइटनिंग से कैसे बचाया जाए, उसके लिए क्या मेथड्स, क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। तो टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग, है ना, तो हम क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है लाइटनिंग कंडक्टर। क्या नाम होता है? लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये डिवाइस यूज़ किया जाता है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द लाइटनिंग्स, है ना। तो जो ये मान लो एक बड़ी बिल्डिंग्स है ना, ये बड़ी बिल्डिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, बिल्डिंग में साइड में एक मेटेलिक रॉड का यूज़ करते हैं। तो इस मेटेलिक रॉड को ही हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। इसमें नीचे की साइड में एक कॉपर प्लेट लगी हुई होती है और ऊपर की साइड में एक स्विच टाइप का लगा होता है, यानी कि एक नेटवर्क कैच करने वाला एक मीटर टाइप का लगा होता है, ये समझ लीजिए। तो जब भी लाइटनिंग हिट करेगी इस बिल्डिंग को, है ना, तो ये क्या करेगा, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो सारी लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी इस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू, और ये जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, वो तुरंत क्या करेगा, इस मेटेलिक रॉड में फ्लो करा देगा, क्योंकि नीचे कॉपर प्लेट है, ये तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी इसको, और सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इनटू अर्थ, यानी अर्थ में चला जाएगा, और हम इलेक्ट्रिक शॉक से हमारी बिल्डिंग जो है प्रोटेक्ट हो जाएगी लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू, लाइटनिंग से। ठीक है, तो ये होता है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होता है जिसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, या जैसे घरों में हम लोग क्या करवाते हैं, जब बिल्डिंग्स बनवाते हैं तो बड़े बड़े पिलर बनवाते हैं, उसमें लोहे की जो सरिया डालते हैं, वो भी इसी का काम करती है, लाइटनिंग कंडक्टर का ही काम करती है। तो अगर कभी भी हमारे घर पे जैसे बिजली पड़ती है तो तुरंत क्या होगा, वो नीचे अर्थ तक जाती है ना, तो अर्थ में करंट फ्लो करा देती है। तो अर्थ में कितना भी बड़ा करंट हो, अर्थ में करंट ही मालूम नहीं पड़ेगा, तो अर्थ में चला जाएगा करंट। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम अर्थक्वेक के बारे में, है ना। तो अर्थक्वेक क्या होता है? तो अर्थक्वेक एक और नेचुरल फिनोमेना है। हमने फिनोमेना में बात करी थी, कई सारे नेचुरल फिनोमेना है। तो अर्थक्वेक इज अनदर नेचुरल फिनोमेना। तो अर्थक्वेक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर सर्टेन नेचुरल फिनोमेना दैट आर अनसर्टेन एंड कैन नॉट प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो कि एक्यूरेटली हम बता सकते हैं कि हाँ भाई कहीं चलो तूफान आने वाला है ना। तो हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट्स होते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट, वो बता देते हैं कि हाँ भाई चलो ये भूकंप आएगा, इतनी तारीख को आएगा, और इससे हमें बचने के लिए ये काम करना चाहिए। तो वहाँ तो हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है, इसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कब आएगा कब नहीं आएगा, अचानक से आता है ये तो, है ना। तो इसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अर्थक्वेक ऐसा फिनोमेना है। अब बात जो हम करेंगे वो है, ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना है दैट एक्वायर्स एज शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो क्या है ये नेचुरल फिनोमेना बेसिकली, यानी अर्थक्वेक क्या है? तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। तो अर्थ सरफेस का शेकिंग होना, हिलना, है ना, या ट्रेम्बलिंग होना ही क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। ठीक है, दूसरा वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। किसके लिए होता है ये? बहुत कम समय के लिए होता है। अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि भाई अभी से चला और 2 महीने तक लगातार अर्थक्वेक ही चल रहा है ना, जैसे तूफान कई दिनों तक चलता ही रहता है, ऐसा नहीं होता। अर्थक्वेक तो फ्यू सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए ही आता है बस, है ना। और ये क्या हो सकता है, एंड इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो ये क्या हो सकता है, हम लोग तो देखा ही है, हम लोगों ने तो इसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में सुना है ना, कि सुनामी आ जाती है इसके साथ, पता नहीं क्या क्या आ जाता है ना। उत्तराखंड में कई बार अर्थक्वेक आया है और कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पे। तो इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो अर्थक्वेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ द अर्थक्वेक,
है ना, इज डिस्टरबेंस इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो मेन कॉज जो है अर्थक्वेक का वो क्या है कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस आ जाता है किसी प्रकार का। तो हम क्या कहेंगे कि उसी की वजह से क्या होगा, मेनली अर्थक्वेक होता है। आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि अर्थक्वेक क्या होता है। तो ये अर्थक्वेक क्या होता है, डिस्टरबेंस होना अर्थ की क्रस्ट में, यानी अर्थ की जो लेयर होती है अंदर उसकी क्रस्ट में क्या होना, एक डिस्टरबेंस होना, वो क्रिएट करता है अर्थक्वेक को। अब अर्थक्वेक के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ लाइफ, यानी जान माल का हानि हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है अगर अर्थक्वेक आता है तो, है ना। लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़, किसी की प्रॉपर्टी लॉस हो सकती हैं। बिल्डिंग्स, ठीक है। डैम्स, जो डैम्स होते हैं, बांध होते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, वो गिर सकते हैं, ठीक है। फ्लड आ सकती है, यानी बाढ़ आ सकती है बहुत बड़ी इसकी वजह से। जैसे अभी उत्तराखंड में काफ़ी टाइम पहले देखा था, कितनी बड़ी बाढ़ आई थी, कितने लोग ख़त्म हो गए इसमें, है ना, क्या क्या चीज़ें तबाह हो गई। इसके बाद लैंडस्लाइड हो सकती है, यानी कि ज़मीन का खिसकना, ठीक है। सुनामी आ सकती है, सुनामी भी आ सकती है। अब अगर हम बात करें कि कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों आता है अर्थक्वेक, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें दो चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले हम अर्थ के कुछ स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो अगर हम अपने अर्थ का स्ट्रक्चर समझें तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है, अर्थ मेनली अगर हम डिवाइड करें तो अर्थ 4 लेयर्स में डिवाइड होता है, यानी हमारी जो अर्थ होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। तो सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनर कोर। क्या बोलते हैं, इनर कोर, है ना। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरी लेयर जो होती है वो होती है आउटर कोर। तो अंदर जो न्यूक्लियस वाला पार्ट समझ लो इसको, ये इनर कोर हो गई। और जो इसके बाहर वाला जो है, इसमें रेड जो मैंने बना रखा है, ये आउटर कोर होती है। क्या होती है ये, आउटर कोर। इसको क्या बोलते हैं, आउटर कोर। और इससे जो अपर लेयर होती है इसे बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं इसको, मेंटल। और इससे सबसे ऊपर की जो ऊपरी परत जो होती है ना, उसे बोलते हैं क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट, यानी कि ये सबसे बाहरी परत है अर्थ की, क्रस्ट, जिसपे कि हम रहते हैं। इसी के ऊपर सॉयल वगैरह ये सब इसी के ऊपर पाया जाता है, क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये अर्थ का स्ट्रक्चर समझना हमें ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ की जो क्रस्ट है वो बनी होती है प्लेट से। किससे बनी होती है, प्लेट से। जैसे कि अर्थ वाला जो क्रस्ट वाला हिस्सा है ना, क्रस्ट वाला, ये बना होता है लिथोस्फीयर से। किससे बना होता है, लिथोस्फीयर से। तो इसके लिए हम अगर दूसरा डायग्राम समझें कि जैसे सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, सबसे ऊपरी पार्ट जो क्रस्ट से बनता है, वो सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो होता है लिथोस्फीयर। क्या होता है, लिथोस्फीयर। तो ये समझ लो तुम, अर्थ का सबसे ऊपरी पार्ट क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। क्या होता है, लिथोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल। क्या होता है, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल यानी कि जिस पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, स्थल मंडल। क्या बोलते हैं हम, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर की जो लेंथ होती है ना, वो 1 किलोमीटर से नीचे लेकर के और 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर होता है। तो इसी के अंदर ये क्रस्ट वाला जो पार्ट है लिथोस्फीयर के अंदर ही आ जाता है। लिथोस्फीयर के नीचे एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। तो ये एस्थेनोस्फीयर में कौन सा वाला हिस्सा आता है, मेंटल वाला हिस्सा। कौन सा आ जाता है, मेंटल वाला हिस्सा। अब ये जो मेंटल वाला हिस्सा है ना, एस्थेनोस्फीयर, इस एस्थेनोस्फीयर में देखो क्या होता है। एस्थेनोस्फीयर की जो लेंथ होती है वो 100 किलोमीटर से लेकर के इसकी डेप्थ जो होती है और 400 किलोमीटर तक होती है। तो ये जो मेंटल वाला जो पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे फायर वॉल्स होते हैं। फायर वॉल्स का मतलब आग के कण, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी इतनी गर्म है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लावा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, मैग्मा। ये समझ लो क्या भरा हुआ है, मैग्मा। तो मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा में क्या होता है, फायर वॉल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो एस्थेनोस्फीयर में भरा हुआ है ये सब, जिसका टेम्परेचर, इस वाले एस्थेनोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है, यानी हमारे अर्थ के नीचे का टेम्परेचर कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक सन के बराबर, जितना सन में है उतना ही नीचे भी है ना। तो अब ये फायर वॉल्स क्या करते हैं, ये फोर्स लगाएंगे। जहाँ पे फायर वॉल्स होंगे, आग होगी बहुत ज़्यादा, तो इसका जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा, फोर्स लगेगा।
तो ये फोर्स क्या करेगा, आप देखो लिथोस्फीयर के बीच में और एस्थेनोस्फीयर के बीच में मैंने एक गैप छोड़ रखा है ना, गैप छोड़ रखा है ना, इस गैप को ही बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्लेट्स। तो इन दोनों के बीच का हिस्सा ही क्या कहलाता है, प्लेट्स, यानी लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर जिन टुकड़ों के माध्यम से जुड़ी हुई हैं उन्हीं को हम प्लेट्स बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें इतना टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, एक ऊपर को कन्वर्जेंट फोर्स लगता है, क्या लगता है, कन्वर्जेंट फोर्स। तो ड्यू टू कन्वर्जेंट फोर्स प्लेट्स मूव, तो प्लेट्स क्या करती हैं, मूव करने लगती हैं। तो ये इधर ऊपर को ये फोर्स लगेगा ना ऊपर को, तो जब ऊपर को फोर्स लगेगा तो प्लेट्स क्या करेंगी, आपस में इधर उधर टकराना शुरू करेंगी, यानी कि कोलाइड होना शुरू कर जाएंगी, आपस में टकराएंगी, जिससे क्या होगा, शेकिंग ऑफ अर्थ, यानी अर्थ हिलेगी और क्या बनेगा, अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रोसेस से क्या बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, हमारे माउंटेन जो बनते हैं वो भी इसी प्रोसेस से बनते हैं। जैसे कि प्लेट्स क्या होती हैं, कन्वर्जेंट होने लगती हैं, यानी टकराने लगती हैं आपस में, और टकराने के बाद जो हमारा लैंड होता है, जो लिथोस्फीयर होता है, इसमें फोल्ड पड़ने लग जाते हैं और यही फोल्ड बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारे बनते हैं माउंटेन। क्या बनते हैं, माउंटेन। तो माउंटेन जैसे फोल्ड पड़े तो फोल्डिंग माउंटेन बन जाता है, जैसे कि हिमालय। तो हिमालय भी ऐसे ही बना हुआ है, प्लेट्स के टकराने, ये प्लेट्स के टकराने से, ठीक है। तो कुछ प्लेट्स तो ऐसी होंगी जो स्थल के नीचे हैं, यानी जो लिथोस्फीयर के नीचे हैं, लेकिन कुछ प्लेट्स ऐसी होंगी जो स्थल के नीचे नहीं है, जो समुद्र के नीचे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, जो समुद्र के नीचे हैं, यानी जो ओशियंस के नीचे हैं प्लेट, उनको बोलते हैं हम ओशियनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं, ओशियनिक प्लेट्स, यानी ऐसी प्लेट्स जो ओशियंस के नीचे हैं, यानी जिनके ऊपर ओशियन है, वो ओशियनिक प्लेट्स। और ऐसी प्लेट्स जो लिथोस्फीयर के नीचे हैं उनको क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, समझ में आया। तो अब हमने ये क्या समझा था, जो क्रस्ट वाला पार्ट है, यानी ये लिथोस्फीयर में आ जाता है। तो क्रस्ट किससे मिलकर के बनी है, क्रस्ट का जो निचला पार्ट है वो प्लेट से मिलकर के बना है, किससे, तो प्लेट्स कितने तरह की होती हैं, अभी मैंने बात करी, टेक्टोनिक प्लेट्स यानी 2 तरह की होती हैं, और दूसरी होती हैं ओशियनिक प्लेट्स, यानी वो प्लेट्स जो लिथोस्फीयर के नीचे हैं उनको हम बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स, और दूसरी होती हैं ओशियनिक प्लेट्स, जो ओशियंस के नीचे हैं वो हैं ओशियनिक प्लेट्स, ठीक है। अब इन प्लेट्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है, मैंने भी बताया था क्या होता है इन प्लेट्स, ये प्लेट्स क्या करती हैं, ड्यू टू कन्वर्जेंट फोर्स ये क्या करती हैं, मूव करती हैं, है ना। तो मूव करने की वजह से विच कॉजेस शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ, तो शेकिंग और ट्रेम्बलिंग होती है अर्थ की, है ना, जिसकी वजह से क्या बनता है, अर्थक्वेक, क्या बनता है, अर्थक्वेक, और इसी की वजह से फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का, ठीक है। अब हम बात करें कि प्लेट्स जो होती हैं, तो प्लेट्स की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी तरह की होती हैं, तो देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी ऐसी 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनसे हमारा क्या बना है, अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ सरफेस बनी है। तो लगभग 95% जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, यानी जो जिस भूमि पर हम रहते हैं, लिथोस्फीयर, है ना, वो किससे बना है, इन 7 प्लेट्स से मिलकर के बना है, ठीक है। अब ये जो लिथोस्फीयर क्या होता है ना, तो अगर हम बात करें कि लिथोस्फीयर क्या होता है, तो लिथोस्फीयर ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल इरेगुलरली शेप्ड पार्ट्स, है ना। तो लिथोस्फीयर जो होता है ना, हमारा ऊपरी जो सतह का जो लिथोस्फीयर स्थल मंडल जो होता है हमारा, ये बहुत सारे पार्ट्स में, ये यानी रेगुलर सरफेस नहीं है, ये इरेगुलर सरफेस है, बहुत सारी ब्रेक्स हैं इसमें, बहुत सारे, तो ये समझ लो ये बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर के बना हुआ है, बस इसी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स, क्या बोलते हैं, प्लेट्स। और ये प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, हर समय टकराती रहती हैं, है ना, इसी की वजह से अर्थक्वेक आते हैं मेजरली, ठीक है। तो हमारा अर्थ सरफेस का 90% पार्ट जो मिलकर के बना है इन्हीं प्लेटलेट्स, यानी कि किससे मिलकर बना है, लिथोस्फीयर प्लेट्स से मिलकर बना है, तो इन्हें बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं इनको, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। अब
तो ये होती हैं, तो देयर आर सेवन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो क्या बनाती है हमारा अर्थ सरफेस का 95% हिस्सा बनाती है, ठीक है। देयर आर अब 8 मेजर ओशियनिक प्लेट्स, तो ओशियनिक प्लेट्स की बात करें हम, है ना, तो ओशियनिक प्लेट्स कितनी है, 8 ओशियनिक प्लेट्स हैं। तो ओशियनिक प्लेट्स वो जो ओशियंस के नीचे हैं, यानी जिन पे ओशियन टिके हुए हैं। दीज प्लेट्स ऑलवेज मूविंग एंड कोलाइड, तो ये प्लेट्स क्या करती रहती हैं, हमेशा मूव करती रहती हैं और टकराती रहती हैं आपस में। इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टर्बेंस आर कॉज्ड इन अर्थ क्रस्ट, तो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा होता है किसमें, अर्थ क्रस्ट में, है ना। द डिस्टर्बेंस आर कॉल्ड द अर्थक्वेक्स और ट्रेमर्स, क्या बोलते हैं इसको, अर्थक्वेक या ट्रेमर्स, ठीक है। तो ये होता है। अब बहुत सारी प्लेटलेट्स हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी प्लेटलेट्स हैं, तो आप इसको इस चैप्टर के नोट्स को एक बार गाइड से ज़रूर पढ़ना, और गाइड से पढ़ने के बाद फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें प्लेट्स वगैरह सारी दे रखी हैं, है ना। तो जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट्स है, पैसिफिक प्लेट्स है ना। तो बहुत सारी प्लेट्स हैं, लगभग 15-16 के आसपास मेजर प्लेट्स तो हैं, है ना। जैसे 7 टेक्टोनिक्स हो गई और 8 जो प्लेट्स हो गई वो ओशियनिक प्लेट्स हो गई। तो अब हमें समझ में आ गया कि अर्थक्वेक जो आते हैं, तो अर्थक्वेक किसकी वजह से आते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से, यानी कि हमारे अर्थ के नीचे यानी लिथोस्फीयर के नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं जो आपस में क्या करती रहती हैं, कोलाइड करती रहती हैं, टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। प्लस माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन उन्हीं की वजह से होता है। और वॉल्केनिक एरप्शन जो होता है, यानी कि लावा का फटना, वॉल्केनो का फटना, वो भी इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। अदर कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, यानी और के ऐसी कौन कौन सी कॉजेस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो वो कौन कौन सी कॉजेस हैं अर्थक्वेक की, जैसे वॉल्केनिक एरप्शन। तो वॉल्केनिक एरप्शन अगर कहीं होता है तो वो भी क्या कॉजेस ला सकता है, भूकंप, है ना, वो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। दूसरा, व्हेन मेटेओर्स हिट्स अर्थक्वेक सरफेस, तो जब मेटेओर्स होते हैं, बड़े बड़े मेटेओर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से क्या करते हैं, टकराते हैं, तो भी क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाते हैं। द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडर द अर्थ सरफेस, है ना, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है अर्थ सरफेस के अंदर, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हमने उसका परीक्षण किया नीचे अर्थ सरफेस के अंदर, तो भी क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। अब बात करेंगे हम कि व्हाट आर द सिस्मिक जोन्स, कि सिस्मिक जोन्स क्या होते हैं। देखो भाई सीधा सा बात है कि सिस्मिक जोन्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे खतरा होता है भूकंप के आने का सबसे ज़्यादा, यानी ऐसे एरिया उनको क्या बोला जाता है, सिस्मिक जोन्स। तो द एरियाज दैट लाइज ऑन बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स, तो जहाँ पे प्लेट्स ज़्यादा टकराती रहती हैं उसके बीच में लाइज करने वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, वीक जोन या सिस्मिक जोन्स, या फिर इसी को बोलते हैं फॉल्ट जोन्स। तो जहाँ पे ज़्यादा माउंटेन्स वगैरह होते हैं, है ना, ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं, वहीं प्लेट्स टकराती हैं, उसी से माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी से क्या बनता है, वहीं क्या होते हैं, सिस्मिक जोन्स होते हैं। तो जहाँ माउंटेन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं वहीं पे भूकंप आते हैं, या फिर ओशियन वगैरह में भूकंप आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रिचर स्केल क्या होता है। तो व्हाट आर द रिचर स्केल, तो रिचर स्केल क्या है, अ स्केल विच यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, है ना। तो ये एक ऐसा स्केल होता है रिचर स्केल, तो जिसका यूज़ किया जाता है मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए, यानी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ कितनी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस डिवाइस को रिचर स्केल बोलते हैं। तो रिचर स्केल पे जो वैल्यू होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 से लेकर के 10 तक होता है। कितना होता है, 0 से लेकर के 10 तक होता है। तो ध्यान रखना कि अगर 7 से ऊपर मैग्नीट्यूड आ रहा है, यानी अर्थक्वेक का 7 से ऊपर, तो इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो ये कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, या बहुत ज़्यादा, या ये वाला जो भूकंप होगा बहुत ज़्यादा डेंजर होगा, 7 से ऊपर आएगा तो। और अगर 7 से नीचे आएगा तो ये इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, यानी कि ये ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन 7 से अगर ऊपर इसकी वैल्यू रहती है, 7 से ऊपर मैग्नीट्यूड रहता है, या 7.5 या 8.5, अगर इतना
वो रहता है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। मान लो वैल्यू 10 आई, यानी इसका मैग्नीट्यूड 10 हुआ, तो मैग्नीट्यूड 10 होने का मतलब ये इतना खतरनाक, इतना डिस्ट्रक्टिव होगा कि ये शायद 10,000 15,000 सालों में एक बार आता है इतना, ठीक है, ऐसा भूकंप। अगर किसी की वैल्यू 1 रहती है, 1 मैग्नीट्यूड रहती है ना रिचर स्केल पे, तो 1 मैग्नीट्यूड का मतलब तो है ये ऐसे भूकंप तो हमारी अर्थ में एवरी मिनट ये भूकंप आते ही रहते हैं, यानी 1 पॉइंट वाले, 1 मैग्नीट्यूड वाले। तो ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, 2 वाले भी नहीं होते, 3 वाले भी नहीं होते। जो फिर 6 के आसपास बढ़ते चले जाते हैं वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन 7 से के बाद जो बढ़ जाते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द सिस्मिक वेव्स, कि सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं भाई, है ना, तो ध्यान से समझो ये पॉइंट्स कि सिस्मिक वेव्स क्या हैं। तो द अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स, तो जो अर्थक्वेक होता है वो वेव्स प्रोड्यूस करता है ना, अर्थ सरफेस पे, विच आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, जिसे हम सिस्मिक वेव्स जानते हैं। तो सीधा सा है कि सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, अर्थक्वेक का आना, अर्थक्वेक जब प्रोड्यूस होता है तो वो वेव्स को क्रिएट करता है ना, अर्थ सरफेस में, तो उसी को हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। यानी कि अर्थक्वेक की वेव्स को क्या बोल सकते हैं, सिस्मिक वेव्स। अब ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ये ट्रैवल करती हैं, मान लो अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ तो ये ऑल डायरेक्शन में, यानी कि अर्थ की ऑल डायरेक्शन, यानी मान लो यहाँ से इस पॉइंट से अर्थक्वेक उठना शुरू हुआ तो ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी इसकी वेव्स हर तरफ जाएंगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इन वेव्स को सिस्मिक वेव्स। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होंगी वो क्या होंगी, सिस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि जहाँ से जिस सेंटर से ये अर्थक्वेक उठता है उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, यानी फोकस का मतलब वो पॉइंट जहाँ से क्या है, जहाँ से अर्थक्वेक उठ रहा है, जहाँ से अर्थक्वेक बन रहा है, तो ये क्या होता है, फोकस पॉइंट इनसाइड द अर्थ, अर्थ के सरफेस में जो पॉइंट होता है, वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, बन रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। तो इस पॉइंट को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। दूसरा है एपीसेंटर। तो एपीसेंटर क्या है, द रीजन ऑन द अर्थ सरफेस दैट लाई जस्ट अबव द हाइपोसेंटर। तो ऐसा रीजन, एपीसेंटर क्या है, ऐसा रीजन जो जो फोकस होता है, फोकस हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर का रीजन जो होता है ना, अर्थ का जिस पे हम रहते हैं, यानी कि जहाँ पे अर्थ को ऑरिजिनेट हुआ है इससे जस्ट ऊपर का स्थान, रीजन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज सिस्मोग्राफ। क्या होता है सिस्मोग्राफ, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो सिस्मोग्राफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है विच कैन रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स। तो ये हर समय क्या करता है, सिस्मिक वेव्स, जो सिस्मिक वेव, भूकंप की जो वेव्स हैं, तरंगें उठती हैं अर्थ के अंदर, उनको रिकॉर्ड करता रहता है ना। इट कंटेन मेटल रॉड, इसमें एक मेटल रॉड होती है और एक पेंडुलम टाइप का होता है विच कैन वाइब्रेट एज द अर्थक्वेक एक्वर्स। तो ये वाइब्रेट करता रहता है, मान लो कि इस टाइप का होता है ये, है ना, और इसमें एक मेटल, एक रॉड होती है जो वाइब्रेट करती रहती है इस टाइप का। और यहाँ पे एक एक पेपर भी होता है, हाँ, जहाँ पे क्या होता है, साइंटिस्ट जो होता है ये अपने आप रिकॉर्ड होता रहता है कि कितनी टाइप की वेव्स आ रही हैं, कितने मैग्नीट्यूड की वेव्स आ रही हैं। तो एक पेपर भी होता है इसमें, वो जुड़ा रहता है इसमें, है ना, तो ये टेस्ट करता रहता है। तो एक क्या होता है, एक सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स को, ठीक है। इसके अंदर एक मेटल रॉड होती है और एक पेंडुलम टाइप की होती है विच कैन वाइब्रेट, जो वाइब्रेट करती रहती है। और यहीं पे एक कागज़ होता है, इसमें कागज़ पेपर लगा हुआ था जिस पे क्या होता है, जो सिस्मिक वेव्स हैं वो रिकॉर्ड होती रहती हैं उस पर, ठीक है, जिससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाला जो अर्थक्वेक है वो कब आएगा। थोड़ा बहुत अनुमान तो लगा ही सकते हैं, एटलीस्ट उससे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रही हमारा, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओगे कि इससे बचने के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन हम लोग कर सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं इनसे बचने के लिए, अर्थक्वेक से बचने की क्या क्या तरकीबें, क्या क्या प्रोटेक्शन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताओगे, ये गाइड से एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है तुमको, ठीक है। अच्छा, 2-3 फैक्ट भी हैं इसके,
तो 2-3 फैक्ट क्या-क्या हैं, मैंने बात करी थी अभी कि 2-3 फैक्ट क्या-क्या हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं इंडिया में कभी ऐसा मतलब अर्थक्वेक आया है क्या, है ना? तो एक फैक्ट के कुछ फैक्ट नोट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारी गाइड में भी दे रखे हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कभी-कभी, कि जैसे कब आया था, यानी कि ये अर्थक्वेक हमारे इंडिया में मतलब कई बार आ चुका है, लेकिन कुछ मेजर हैं वो उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे एक आया था 8 अक्टूबर को, कब आया था? 8 अक्टूबर, है ना, 2005 में। कब आया था? 8 अक्टूबर 2005 में, 2005 में, ठीक है। कहाँ आया था ये? तंगधार में आया था। कहाँ? तंगधार टाउन में। कहाँ पे? उरी के तंगधार आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम था इसका, तंगधार टाउन। तंगधार टाउन कहाँ आया था ये? तंगधार टाउन, ठीक है। और ये तंगधार टाउन था, नॉर्थ कश्मीर में था, ऑफ नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, कश्मीर, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 8 अक्टूबर 2005 में ये उरी के तंगधार टाउन में कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में आया था, ठीक है। दूसरा जो एक मेजर वो था अर्थक्वेक, वो कब आया था? ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी, भुज डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। भुज डिस्ट्रिक्ट में आया था, डिस्ट्रिक्ट, भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ऑफ गुजरात। और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था, इसने बहुत सारा मतलब नुकसान किया था, मतलब यहाँ पे भुज में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया था। अब ये कितना, ये भुज वाला जो था ना, इसका आप लोग मुझे बताओगे कि इसका रिक्टर स्केल पे कितना कितने मैग्नीट्यूड का था, ये कितने मैग्नीट्यूड का था। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे तो इनका मैग्नीट्यूड बताओगे मुझे, और दूसरा बताओगे कि और कोई भी मेजर यानी दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक कब आया है ना? तो सबसे बड़ा अर्थक्वेक कब आया है, तो ये भी क्वेश्चन है, ये बताना मुझे। इंडिया में और कौन से ऐसे अर्थक्वेक आए हैं जो जिनको नोट किया गया है अभी तक, या जो कि लार्ज स्केल पे आए हैं और लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन किया है उन्होंने, तो इसके बारे में पता करना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है और इसके क्वेश्चन लगाने हैं गाइड के, सारे क्वेश्चन। तो एक बार गाइड से पढ़ लेना है इसको और सारे क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। और आज ही देख लो इसको चैप्टर को, और फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें, ठीक है। थैंक यू।